नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। दरअसल प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि 232 सैंपल की रिपोर्ट अब भी पेंडिंग है, जिसका इंतजार है। प्रदेश में पिछले 26 दिनों में कोरोना का आंकड़ा 500 के पार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में अब भी जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या जीनोम सीक्वेंसिंग में हो रही देरी से कहीं खतरा और ज्यादा तो मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ रहा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद सरकार और प्रशासन अलर्ट हो गई है। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही जा रही है। सरकार की तरफ से तीसरी लहर की आशंकाओं को लेकर तमाम तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में नया वेरिएंट मिलने के बावजूद सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश के 4 बड़े शहरों से ही पिछले 2 महीने में 232 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। इन शहरों से कुल 259 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से अब तक 27 की रिपोर्ट ही मिली है, जिनमें 9 में ओमिक्रॉन मिला है। एमपी में बीते 26 दिनों में 500 से अधिक केस मिले हैं। इंदौर, भोपाल और बॉर्डर वाले जिलों में लगातार पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ओमिक्रॉन के संक्रमण को सरकार कैसे रोक पाएगी। देखिए, ओमिक्रॉन की जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और जीनोम सीक्वेंसिंग मध्य प्रदेश में नहीं है। हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले थे और 9 वर्ष में मध्य प्रदेश में 5 बड़े शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में 5 जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन आएंगी जो ओमिक्रॉन के यानी वायरस के म्यूटेशन को स्थापित करेंगी। तो अभी देश भर से जो सैंपल हैं वो दिल्ली जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रक्रिया विलंबित हो सकती है, पर फिर भी मध्य प्रदेश के लिए शुभ संदेश ये है कि जो भी ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज निकले थे, 6 ठीक होकर घर जा चुके हैं और 3 पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की ओर है। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की तैयारियों पर कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। नहीं, सब बेकार है। तीसरी लहर आ गई तो 2021 में जो अप्रैल मई में मार्च में जो हुआ था वही होगा। 3000 केसेस थे, उसमें से केवल 1000 की टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग कर नहीं रहे और व्यवस्थाएं है नहीं। ये निश्चित तौर पर इनकी तैयारियां नहीं है। बहरहाल लापरवाही सरकार की तरफ से हो या फिर लोगों की तरफ से, प्रदेश के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। जानकार लंबे अरसे से जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब को लेकर सरकार को अलर्ट करती रही, बावजूद इसके अब तक प्रदेश में इसकी माकूल व्यवस्था नहीं हो पाई। टीम न्यूज स्टेट। इसी चीज का डर था और मध्य प्रदेश सरकार हालांकि मानकर चल रही थी कि केस तो आ चुके हैं, बेशक रिपोर्ट देरी से आ रही है। आलम यह है कि जब तक रिपोर्ट आई उसमें से 6 लोग ठीक हो चुके थे। चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और अजीत भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फारूक खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन दिव्या जी, सवाल आपसे, अब तो ऑफिशियल हो गया है, आपको लगता है कि हमारी तैयारियां पहले से थी इस नए वेरिएंट को देखते हुए? क्योंकि ये शायद एहसास सरकार को कुछ दिन पहले ही हो गया था कि ये खतरा आ चुका है मध्य प्रदेश के अंदर, बस रिपोर्ट का इंतजार है। लोकेन जी, ये वायरस की नियति थी कि वो म्यूटेट करे और वो म्यूटेशन जो है अभी यहाँ पर रुकेगा नहीं, म्यूटेशन और होगा और वो धीरे धीरे उसका जो वेरुलेंस है यानी जो ताकत करने वाली या मारक करने वाली जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। 2022 के अंत तक ऐसा कहते हैं कि पेंडेमिक का जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी और कम होकर हमें इसके साथ अब जीने की आदत डालनी होगी और हम इसके साथ अब जीना सीख जाएंगे। एक बात रही है वायरस के बारे में। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ओमिक्रॉन ही नहीं, अभी आपको लेटेस्ट आपको एक और खबर दे दूं कि अब एक और म्यूटेशन आया है जिसका नाम है डेमिक्रॉन। और डेमिक्रॉन जो है वो डेल्टा और ओमिक्रॉन के बीच का एक और म्यूटेटेड वायरस है। यानी हम अब इस सारे तंत्र में लगातार घूमते हुए हम नजर आएंगे। वायरस तो जो अपना काम कर रहा है वो करेगा ही, लेकिन हम भी उसके साथ घूमते हुए नजर आएंगे। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात कि क्या हम उस लहर की आशंका में तैयार थे या नहीं थे। लहर जिस तरीके से यूएस या यूरोप में फैली है या यूके में फैली है,
उस तरह से उसका आना तो लाजमी था, आप रोक नहीं सकते थे। इसके बावजूद कि जो लोग ट्रैवल करके आ रहे थे वो वैक्सीनेटेड थे, वैक्सीनेशन कार्ड के बिना आजकल इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउड नहीं है। उसके बावजूद लोग आए, लोगों के आने में शायद वो कैरियर रहे, आके उन्होंने पॉजिटिव करा और फिर उसके बाद ये संक्रमण फैला। तीसरी बात ये कि वायरस जो है वो वायरस संक्रमण की उसकी जो रफ्तार है वो ज्यादा है, लेकिन उसकी मारक क्षमता कम है। ये बहुत अच्छी बात है। हम अगर वैक्सीनेटेड है, हमने अगर अपनी ढाल और तलवार अपने साथ रखी हुई है, जिसको मैं बोलती हूँ कि मास्क और कोविड प्रोटोकॉल यदि आपने रखा हुआ है तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपके पास वायरस यदि आप कोरोना पॉजिटिव हो भी लेकिन हमें आपको लगता है कि एक चीज पर दिव्या गुप्ता जी बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करे तो हमें उसकी स्टडी तो करनी पड़ेगी, उसके बिहेवियर को तो समझना पड़ेगा। ये तो आप मानती हैं कि बहुत जरूरी है। हमें कोरोना पर तो फोकस करना है, लेकिन वो किस तरीके से अपना बिहेवियर बदल रहा है उस पर भी तो फोकस करना पड़ेगा। ये तो साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आज, क्योंकि जब वेरिएंट आता है वो वेरिएंट डिटेक्ट करते हैं और उसके बारे में जब तक जानकारी लेते हैं तब तक वायरस दूसरी बार म्यूटेट कर चुका होता है। तो क्योंकि इतना लेबाइल और फ्रेजाइल वायरस है कि उसका म्यूटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ये सवाल इसलिए था मेरा क्योंकि इस पे जो नेक्स्ट फॉलो अप सवाल है फिर वो ये आता है कि हमने तैयारी की क्या की। अब हम कह रहे हैं कि 4 मशीनें हम लगा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग की। आप फिर ये कहेंगे कि नहीं, हमें कोरोना पर ध्यान देना है, जीनोम सीक्वेंसिंग सेकेंडरी है, लेकिन हमें उसकी स्टडी तो करनी पड़ेगी। शायद तभी हम बेहतर तरीके से उसको टैकल कर सकेंगे। उसमें हमने देरी की नहीं की इस बार। जी नहीं, बिल्कुल कोई देरी नहीं है, बिल्कुल तत्पर और तैयार और सक्षम है और हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर हालत ये है कि अब जब हमारे पास रिपोर्ट हाथ में आई तो उसमें से 6 लोग ठीक हो गए, ये स्थिति है हमारी। तो ये तो बहुत शुभ लक्षण है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब तक हमारे पास रिपोर्ट आ रही है हम तब तक 6 लोगों को घर भी भेज चुके हैं। इससे अच्छा शुभ समाचार अपने लिए क्या होगा। इसका दूसरा पहलू ये है कि वो कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, कितना फैल गया होगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये हो रहा है नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि कोरोना पॉजिटिव आते ही पेशेंट को आइसोलेट करना। मैं दूसरी बात कहती हूँ कि यदि आपके अंदर सिम्टम है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। घर बैठ के इलाज जो करा रहा है वो कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है या कंटेमिनेट कर रहा है ये उसको भी नहीं पता है। इसलिए यदि आपको जरा सा भी सर्दी जुकाम बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके एक RT-PCR करवा ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएंगे बहुत अच्छे से और इस तरह से आइसोलेशन से हमको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा एक जनता को भी अब सजग होने का समय है, जनता को भी थोड़ी अपनी जवाबदारी और जवाबदेही करनी पड़ेगी, तभी जाके सरकार भी कंट्रोल करके रख पाएगी। तो दोनों जब तक नहीं तारतम्य के साथ चलेगी तब तक संभव नहीं होगा कि हम उस लहर को थोड़ा सा उसके ऊपर हावी होके हम उसको कंट्रोल कर लें। लेकिन क्यों एक सवाल और ले लेता हूं मैं, उसके बाद अजीत जी के पास जाता हूं। जो हम विदेशों में देख रहे हैं, क्योंकि पहले हम ये कह रहे थे कि नहीं ओमिक्रॉन का खतरा भारत में नहीं है, लेकिन वो आ गया। फिर हम ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में शायद अभी तक कोई खतरा नहीं है, हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो खतरा भी मध्य प्रदेश में भी आ गया। अब विदेशों का ट्रेंड ये दिखा रहा है कि वहाँ 2 लाख 2.5 लाख केस आ रहे हैं, यूरोप हो अमेरिका हो। तो क्या हम बहुत दिन तक बच सकते हैं? क्या हम इस सच्चाई को स्वीकार ना करें? ट्रेंड था, वो ट्रेंड इसलिए था कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन लोगों ने अभी तक वैक्सीन के प्रति इतनी उदासीनता है, वो लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार ही नहीं है। मैं स्वयं जानती हूँ कि मेरे पास इतनी रिपोर्ट्स हैं, मेरे सब परिचित हैं। मैम क्या बात कर रहे हैं आप? कई देश 4थे डोज तक पहुंच गए हैं। इजराइल 4था डोज लगाने की तैयारी कर रहा है अपने यहाँ पर। 4था डोज है, इजराइल है, इजराइल अकेला एक सजग देश है। अमेरिका में तीसरे डोज को लेकर ब्रिटेन तीसरे डोज के बूस्टर डोज के लिए अलाउ कर चुका है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने कंजर्वेटिव राइट्स ऑफ अमेरिका जो ट्रंप के सपोर्टर्स रहे वो आज दिन तक वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। मैं आपको बुरी जवाबदारी के साथ रिपोर्ट करना चाहूंगी कि बहुत सारी ब्लैक पॉपुलेशन है अमेरिका की जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है। आप ये बताइए कि इन सब के बीच में एक विस्फोट होगा या नहीं होगा? और यही हाल यहाँ पे भी हो सकता था। सेकेंड वेव में यही कारण रहा। अगर अब हम वैक्सीनेटेड है तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगी कि ओमिक्रॉन है जरूर, लेकिन यदि हमारे पास वैक्सीनेशन हो चुका है तो हम सेफ हैं। इस बात को लेके भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। अजीत जी, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अब 2 साल हो गए इस वायरस को हमारे बीच आए हुए। 2019 के लगभग दिसंबर में चीन में आ गया था
2 साल में हम उस बिहेवियर को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे जो हमें इस वायरस के साथ, अगर ये बात सच है आज की डेट में कि हमें इस वायरस के साथ रहना है, तो फिर कांग्रेस भी सवाल उठा देती है, लेकिन फिर जहां उनकी सरकार है वही हाल वहां पर भी है, वहां भी मामले बढ़ रहे हैं। तो कोई सरकार ये क्यों नहीं समझ पा रही कि क्या बिहेवियर है जो अब हम अपनाएं, कौन सी वो चीज़ें जो अब छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ना नेता छोड़ने के लिए तैयार है ना लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों को आज भी पार्टी करनी है, 25 तारीख को भी, 31 तारीख को भी सरकार को रैलियां करनी है, पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने हैं, तो फिर कैसे हम इस वायरस को रोक पाएंगे? देखिए लोकेंद्र जी, अगर वास्तव में हमें इस वायरस से, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, बोलिए सर। ओमिक्रॉन जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी ने बताया, उससे अगर निपटना है तो ईमानदारी से सरकारों को, चाहे वो किसी की सरकार हो, ईमानदारी से सरकारों को कदम उठाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि रात में कर्फ्यू दिन में रैली, ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आप सीधे सीधे इंसान को, वहां के नागरिक को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। आज आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का आप वक्तव्य सुनिए, वो सरकार में होने के बावजूद भी अपना पल्ला झाड़ने जैसा कार्य कर रही। आप इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहे। जेनिक्रॉम आएगा नहीं, वो है नहीं है, उसकी टेस्टिंग लैब की आवश्यकता क्या है? अरे भैया, कल के दिन आ गया तो ऐसे ही तो आप लोग ओमिक्रॉन का कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कितने केस आ गए हैं। आप मध्य प्रदेश में एक भी केस नहीं है। आज आप बढ़ते हुए केस देखिए। आपने कहा कि आज दुर्भाग्य ये, जब तक टेस्ट रिपोर्ट आती है तब तक मरीज ठीक होकर घर चला जाता है। उसको एप्रिसिएट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो ये फैलने वाला वायरस है एक दूसरे के संपर्क में आके, और अगर उसके बावजूद भी इसकी पॉजिटिविटी निगेटिविटी की पुष्टि नहीं हो पाती और तब तक मरीज ठीक हो जाता है या मरीज की तबीयत और खराब हो जाती, ईश्वर ना करे मरीज की तबीयत और खराब हो जाती है, तो ये तो नुकसानदायक है ना। आज लोकेंद्र जी ये स्थिति है इस देश की कि सरकार जिम्मेदारी से अपने आप को पीछे हट रही। आप देखिए, अभी 10 बजे, कल 1-2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने रात को 10 बजे आके हाथ धोने का आह्वान किया। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि डीजीएससी का भारत बायोटेक्स को 12 से 18 वर्ष के वैक्सीन की मंजूरी दी है डीजीएससी ने, 12 से 18 वर्ष, परंतु केंद्र सरकार 15 से 18 वर्ष के युवाओं को क्यों वैक्सीनेट कराना चाह रही? 12 से 18 वर्ष के युवाओं को क्यों नहीं वैक्सीनेट कराना चाह रही? अगर आज आपको कराना है तो 12 से 18, जब डीजीएससी ने मंजूरी दी है भारत बायोटेक को, तो आप 12 से 18 वर्ष के लोगों को कराइए ना वैक्सीनेशन। क्यों नहीं करा रही है सरकार? ये कराना पड़ेगा। जो सवाल था मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें लोकेंद्र जी, अभी आप यहाँ पर विपक्ष में हैं, तो मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि क्या व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं। मेरा तो सवाल यही था कि उस बिहेवियर को जिसकी हम बात कर देते हैं कि हाथ धोइए, मास्क लगाइए, उसको अब तक हम उतार पाए अपने जीवन में, नेता उतार पाए हैं कि हम जनता से कहें? तो तीसरी वेव भी आएगी, चौथी वेव भी आएगी अगर हम नहीं सुधरेंगे। देखिए, मैंने आपकी बात का समर्थन किया लोकेंद्र जी। मैंने कहा कि ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, सरकारों को आह्वान करना चाहिए। सरकार किसी भी दल की, किसी भी राज्य में हो या केंद्र में हो, आपको ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। परंतु आप देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो मैं आपके माध्यम से एक ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। अपराधों में, कुपोषण में, महिला अत्याचारों में, किसानों की आत्महत्या में, बेरोजगारी में, अवैध उत्खनन में, चलिए इन पर जब डिबेट करेंगे और देश में शीर्ष राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश का नाम, 1 मिनट लोकेंद्र जी, देश में शीर्ष राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम, ये मुद्दा नहीं है सर। आज नीति आयोग ने डॉक्टर फारूक खान नीचे से तीसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया। डॉक्टर फारूक खान, आपका स्वागत है। और ये अब नया खतरा है सर हमारे सामने, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इतनी लेट आ रही हैं कि लोग ठीक हो गए जब तो हमें पता चला कि ओमिक्रॉन है मध्य प्रदेश के अंदर। तो अभी इस वायरस को लेकर सर जितनी भी स्टडीज आई हैं,
एज अ हेल्थ एक्सपर्ट हम किस तरीके से देखें? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ तो जो पैनल में बैठी हैं बीजेपी प्रवक्ता, वो इस बात को काफी फोकस करती हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये कमजोर पड़ रहा है वायरस। आप किस तरीके से देखते हैं सर, अभी तक जितने केसेस आए, जितनी स्टडीज आई हैं इसके बारे में? डॉक्टर फारूक खान जी, आवाज पहुंच पा रही तो सर बोलिए। चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। दिव्या गुप्ता जी, मैं डॉक्टर साहब के पास दोबारा जाऊं, उससे पहले एक सवाल था। ये कहा गया था कि हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे, 70,000 टेस्टिंग करेंगे, 80,000 करेंगे, लेकिन अभी मैं डिटेल्स देख रहा था पिछले कुछ दिनों की, 54,000, 58,000 इस तरह की टेस्टिंग हो रही है। तो अभी तो हम बहुत दूर हैं, और उसमें भी हम आधे से ज़्यादा रैपिड एंटीजन करते हैं, जिसका हमें पता है कि वो उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी RT-PCR है। तो अभी तो हम टेस्टिंग के आंकड़े को भी नहीं छू पा रहे हैं। लोकेन जी, पहले तो दो चीजों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगी। चूंकि एक डॉक्टर भी हूँ, इससे मैं बहुत एक्सपर्ट थोड़ा सा उसमें जाके भी कमेंट दे सकती हूँ, क्योंकि मैं रोज मेरा इससे नाता वास्ता दोनों होता है। तो इसलिए अगर कभी कभी मेरा एक वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी मेरा कभी एक थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है, तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं रोज उससे वाकिफ हो जाती हूँ, रोज झेलती हूँ उन सारी चीजें। ठीक है। दूसरा, आपका जो ये कहना है कि हाँ ये अच्छा, हाँ, दूसरा मैं अजीत साहब का एक जवाब देना चाहूंगी उसके पहले, बिफोर आई आंसर यू, कि हम लोग इस बहुत बड़ी विपत्ति को हम इतने हल्के पत्ते में लेके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में विभाजित करके उस चीज को, थोड़ा सा मुझे लगता है मेच्योरिटी की कमी आ जाती है। क्योंकि मैं उतनी ही शालीनता के साथ, उतनी मेच्योरिटी के साथ मैं अजीत जी से भी पूछना चाहूंगी कि आप जितना उंगली दिखा रहे हैं या उठा रहे हैं, क्या आप सचमुच वो बाकी सारा अपने ऊपर एक लेके बता सकते हैं कि कांग्रेस ने या आपने विपक्ष में रह के जनता के लिए, आपने पर्सनली या आपकी कांग्रेस पार्टी ने जाकर जनता के लिए क्या करा? आप लोगों ने क्या संदेश दिया? आप लोगों ने कितनों को वैक्सीन सेंटर लेकर गए? आपने अपनी कितनी जवाबदारी मैं लूंगा अजीत जी, और अब ठीक पॉइंट पर आ जाते हैं दिव्या जी, उसके बाद मैं इनसे जवाब दे दूंगा। बिल्कुल पॉइंट टेस्टिंग पर आ जाते हैं। ठीक, मैं आ रहा हूँ अजीत जी, एक मिनट। टेस्टिंग पर आ रही। सो टेस्टिंग में ऐसा हो रहा है लोकेश जी कि टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए, जितनों की कायदे से होनी चाहिए, उतनी टेस्टिंग हो रही है। किसी की ये तो सरकार की तरफ से कहा गया था ना कि हम 70,000 तक करेंगे। मैं तो जो हेल्थ बुलेटिन आ रहा है उसका ही पढ़ के बता रहा हूँ, 54,000, 58,000 इस तरह की टेस्टिंग। हाँ, क्या होता है कि कई बार जब लोग लैब टेस्टिंग में जाते हैं, कई बार उसकी रिपोर्टिंग फैलेसी होती, रिपोर्ट करने में और रिपोर्ट लिख के देने में भी एक फैलेसी हो जाती, वो भी एक गैप हो जाता है। तो कई बार इस तरह की भी फैलेसीज हमको देखने को मिली है। लेकिन टेस्टिंग लगातार हो रही है। इस बात को लेकर एक डॉक्टर होने के नाते आप ये रिकमेंड करेंगे कि RT-PCR ज्यादा होने चाहिए या जो रैपिड टेस्ट है एंटीजन वो ज्यादा होने चाहिए? RT-PCR तो फिर सरकार क्यों फोकस ज्यादा एंटीजन पे कर रही है? एंटीजन इसलिए करती है क्योंकि एंटीजन की रिपोर्ट ज्यादा जल्दी आती है, इसलिए उसको एंटीजन का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए एंटीजन के ऊपर करना चाहिए। तो सरकार के अपने उन्होंने अपना एक, जैसे क्या कहना चाहिए कि एक कोविड प्रोटोकॉल अगर उन्होंने फॉलो करा है, तो उस कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहा गया है। सरकार अपने ढंग से बिल्कुल व्यवस्थित चल रही है। जो लोगों से कहा जा रहा है वो ये कि आपको जहां जिस तरह से जैसे मिले, कम से कम टेस्ट जरूर करवाइए, उससे न बचिए। तो एक गवर्नमेंट प्रोटोकॉल अपना है, लेकिन लोगों से भी एक हिदायत दी जा रही है, विनती की जा रही है कि प्लीज घर बैठ के अपना इलाज ना करें और जितनी जल्दी हो सके वो डॉक्टर के पास जाए, रिपोर्ट ले। मैं एक सवाल इसमें और है मैम, कल जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ तो जो डिटेल्स उनकी तरफ से दी गई, उन्होंने कहा कि 18 लाख आइसोलेशन बेड है हमारे पास, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार हैं, इसके अलावा 1,40,000 ICU बेड और 90,000 बच्चों के लिए बेड की जानकारी उन्होंने दी। और हम ये सुन रहे हैं, और जिस तरीके से नीति आयोग की तरफ से भी कहा गया था कि ये हो सकता है कि अगर 5 गुना है तो हमने 4 लाख केस तो डेल्टा वेरिएंट में देखे हैं। भगवान ना करे अगर ये 10 लाख या उसके आसपास केस आते हैं, तो क्या इतनी तैयारियां देश भर के लिए काफी हैं? देश भर के लिए नहीं, आप तो ये मान के चलिए लोकेश जी कि एक एक अस्पताल आज सजग है, और एक एक अस्पताल चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो,
एक एक अस्पताल सजग बैठा नहीं, ये हुआ तो है, मिला तैयार के बैठा डिटेल्स हुआ दी है। गई होंगी ना 18 लाख बेड की। अग्रीड, लेकिन उसके बावजूद तैयार है। मेरा सिर्फ आपसे कहना है, क्योंकि मैं लगातार जब सब लोगों से चर्चा करती हूँ तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि लोग जितना कैपेसिटी है उससे कैपेसिटी को डबल करने के लिए भी हम लोग तत्पर और तैयार है। और फिर दूसरी बात ये कि लगातार उसको लेके बैठकें हो रही है। हर शहर का कलेक्टर कमिश्नर को आदेश है कि वो इस बात को लेके सजग रहे। नहीं, ऐसा ना हो कि फिर से हम गच्चा खा जाएं। ये हो कि हम तैयारी डेल्टा के लिए कर रहे थे कि और हमारा जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो ओमिक्रॉन का आ जाए। ये एक आशंका है, इसको दिमाग में लेकर चल रही है सरकार। बिल्कुल आपका प्रश्न नहीं, डेल्टा वेरिएशन जैसा स्थिति ईश्वर ना करे ना कभी होगी, ना अब होने वाली है। क्योंकि इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि विरुलेंस बहुत कम हो चुका है और दूसरा हमारे पास वैक्सीनेशन हो चुकी है। और जिन लोगों को पुराना कोरोना हो चुका है, यदि आपके अंदर एक भी एंटीबॉडी है तो आपके शरीर में मारक क्षमता है, इसलिए आप वायरस से फाइट आउट कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन एक डेटा ये भी आया था कि जो केसेस अब सामने आ रहे हैं इनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज वैक्सीन के लगे हैं, जिनको ओमिक्रॉन केस आया है। तो डर है इस चीज का भी। डॉक्टर फारूक खान, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मैं आ रहा हूं दिव्या गुप्ता जी आपके पास। फारूक जी, सवाल ये है कि अब तक जो डिटेल सामने आई है इस वायरस के बारे में, ये क्या इससे डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्या स्थिति है फिलहाल? जी अभी स्थिति ऐसी है कि ओमिक्रॉन जिस हिसाब से धीरे धीरे फैल रहा है, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इंदौर में एकदम से केसेस मिले हैं। अब ये केसेस अगर इसके अलावा और भी होंगे जिनकी जांचें प्रॉपर नहीं हुई होगी, तो मैं ये कहता हूँ कि प्रॉपर जांचें हो, RT-PCR कंपलसरी किया जाए। एयरपोर्ट पे ही नहीं और भी जगह रैंडम चेकिंग की जाए लोगों की, क्योंकि जिस हिसाब से इस ओमिक्रॉन का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, डेल्टा के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन कड़े नियम बनाए और RT-PCR ज्यादा से ज्यादा लोगों का किया जाए। और इलाज की भी जो व्यवस्था अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, कहीं ऑक्सीजन प्लांट अधूरे हैं, कहीं हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सप्लाई और सेंट्रल लाइन वगैरह का काम अधूरा है, जो नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने थे जो अधूरा है, वो सब जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हम दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजीत जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी की बात का जवाब दूंगा, जिसमें उन्होंने शायद जिनको जानकारी नहीं होगी कि कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट और सेकंड वेव में आम जनमानस के लिए क्या किया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मैं बताऊंगा, आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए, टैंकर पहुंचाए और रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाए। और इसके लिए आग्रह कमलनाथ जी ने अपनी तरफ से तो किए ही किए, शिवराज सिंह जी ने भी मांगे तो शिवराज सिंह जी को भी दिए। शिवराज सिंह जी ने खुद मांगे फोन करके, आदरणीय दिव्या जी कभी मुलाकात हो शिवराज सिंह जी से या जिम्मेदार नेतृत्व से तो उनसे पूछिएगा कि कमलनाथ जी से आपने इंजेक्शन मांगे मुख्यमंत्री रहते हुए और आपने टैंकर मांगे जी? स्टॉक तो नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने उस समय। विधायक ने, कांग्रेस के एक विधायक ने 2-2 एम्बुलेंस दी जी। नहीं, एम्बुलेंस तो समझ आता है, लेकिन 2-2 एम्बुलेंस दी कहां से आ रही थी उस वक्त? रेमडेसिविर कांग्रेस पार्टी के पास कहां से आ रही थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास रेमडेसिविर स्रोतों से आ रहे थे, जो उनके उद्योगपति स्रोत थे। सुनिए मेरी बात, ये कमलनाथ जी ने स्वयं उपलब्ध कराए हैं हजारों की संख्या में। इसकी IYC भारतीय युवक कांग्रेस ने इस लेवल पर जाके सेवा की कि एम्बेसीज तक ने भारत की सरकार की अपेक्षा भारतीय युवक कांग्रेस से मदद मांगी। तो वहां पे मेडिसिन एम्बेसीज को समय इतना ये माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ आप सभी को, शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत सजग रहने की जरूरत है और कोई नहीं चाहता है देश के अंदर की सेकेंड वेव जैसी स्थिति बने, क्योंकि हमारी न सिर्फ हेल्थ पर फर्क पड़ता है बल्कि इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है और ये घाटा देश अब सहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सावधानी रखें। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।